नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज का टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब क्या है? ये एक फीलिंग है, एकता का फीलिंग, यूनाइटेड होने का फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल, सभी लोगों के साथ एक होने की भावना। ये एक ऐसी भावना है जो भारत के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। सभी भिन्नताओं को लांघकर कलेक्टिव बिलोंगिंग का जो ये फीलिंग है, अपने देश के साथ एक होने का एहसास जगाता है। जब लोग ये विश्वास करने लगते हैं हम सब एक ही नेशन के अंश हैं, और वे उस धागे की खोज कर लेते हैं जिस धागे ने हमें एक सूत्र में बांधा है। वो धागा कौन सा है? वो धागा है हमारा संस्कार, मेन कल्चरल प्रोसेसेस और हमारी पहचान, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ भारत माता। भारत माता के रूप में हम अपने देश को पहचानते हैं। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ता चला गया, नेशनलिस्ट लीडर ने ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल्स और आइकॉन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों को यूनिफाई करने के लिए, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जागृत करने के लिए। इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तब एक तिरंगा, एक ट्राइकलर फ्लैग डिज़ाइन किया गया था, रेड, ग्रीन और येलो कलर में। इसमें 8 लोटस थे, ओके, 8 कमल के फूल थे। ये 8 फूल ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंस को दर्शाते थे। फ्लैग में एक क्रिसेंट मून भी था, हिंदू और मुस्लिम की एकता को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1921 तक गांधी जी ने एक स्वामी फ्लैग डिज़ाइन किया। ये स्वामी फ्लैग कैसा था? ये एक ट्राई कलर था, रेड, ग्रीन एंड वाइट, और उसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील था। स्पिनिंग व्हील क्या? स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा। ये चरखा गांधी जी के आदर्श को दर्शाता था, सेल्फ हेल्प, मतलब अपनी मदद खुद करो। ये जो स्वामी फ्लैग था ना, इसको हाथ में लेकर चलना, खासकर किसी जुलूस या यात्रा में, किसी प्रोसेशन में, किसी मार्च में, ब्रिटिश कानून को मना करने का एक प्रतीक था, एक सिंबल था। ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये भारत में कहाँ से आया? ये आया यूनाइटेड स्ट्रगल से। हम सब यूनाइटेड हुए थे ना ब्रिटिश के अगेंस्ट स्ट्रगल करने में। उसी यूनिटी से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आया। और कहाँ से आया? और आया कल्चरल प्रोसेस से। भारत का इतिहास, भारत की पौराणिक कथाएं, लोक संगीत, देशभक्ति के गाने, इन सब के माध्यम से भारतवासी के दिल और दिमाग में ये संदेश पहुंचाया गया, हे भारत के लोग जागो, आप लोगों की संस्कृति, सभ्यता, भाषाएं बहुत समृद्ध है, बहुत दूरदर्शी है। भारतवासी, आप अपनी खूबियों को भूलो मत, पहचानो, अपने देश की इन दौलतों को पहचानो, अपनी मातृभूमि को पहचानो, और सिर ऊंचा करके कहो, हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने का गर्व है। देश की एक इमेज बनाई गई थी, एक रूप बनाया गया था। वो रूप कौन सा था? किसका था?
वो रूप था भारत माता का। हाँ, हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता। देश का ये मातृ रूप सबसे पहले रखा था किसने, जानते हो? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में उन्होंने एक गाना लिखा था, वंदे मातरम। ये गाना उन्होंने मातृभूमि की स्तुति में लिखा था। बाद में इस गाने को उनका फेमस नॉवेल आनंद मठ में इंक्लूड किया गया। ये गाना बंगाल के सभी स्वदेशी मूवमेंट में गाया जाने लगा और 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने इस गाने को नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को उतना ही मान सम्मान दिया जाएगा जितना कि नेशनल एंथेम को दिया जाता है। आज इस गाने को स्कूलों में नियमित रूप से पूर्ण श्रद्धा के साथ गाया जाता है। किसी भी राष्ट्रीय उत्सव या राष्ट्रीय समारोह में इसे गाया जाता है या इसकी धुन बजाई जाती है। वंदे मातरम, कितनी श्रद्धा छुपी है इस गाने के पीछे। इतिहास के कितनी किताबें लिखी गई इस गीत के ऊपर, कितने लोग जेल गए, कितने लोगों को शहीद होना पड़ा सिर्फ ये दोनों शब्द बोलने पर, वंदे मातरम। क्या मतलब है इन दोनों शब्दों का? वंदे मातरम जानते हो? वंदे मातरम का मतलब है, माता हम तुम्हारा वंदन करते हैं, हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं, देश माता तुम्हारी जय हो। कितनी श्रद्धा, कितनी पवित्र भावना लेकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और खुदीराम बोस जैसे वीर नौजवान फांसी का फंदा गले में पहन लिया था, लेकिन उन्होंने दुश्मनों के आगे कभी भी अपना सिर नहीं झुकाया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक पेंटिंग बनाई थी भारत माता की, जो बहुत फेमस हुई थी। इस पेंटिंग में भारत माता का एक बहुत ही शांत, स्थिर, स्वर्गीय, आध्यात्मिक और सात्विक रूप दिखाया गया है। उसके बाद भारत माता के अलग अलग रूप अलग अलग आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए। नेशनलिज्म के आइडिया को और डेवलप करने के लिए और विकसित करने के लिए फोकलोर को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, फोकलोर को पुनर्जीवित किया गया। फोकलोर क्या? फोकलोर का मतलब है अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा पर आधारित कथाएं, कहानियाँ, संगीत इत्यादि। भारत की पौराणिक कथाएं, लोकगीत, लोक नृत्य, इनकी चर्चा होने लगी और इनको डेवलप करने की कोशिश की गई कि भारतवासी अपने कल्चर को समझे, कल्चर की वैल्यू को समझे और विश्व में भारत के स्थान को छोटा ना समझे। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, मद्रास में नतेशा शास्त्री, इन्होंने भारत के कल्चर को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए कविताएं, गीत, साहित्य रचनाएं ये सब लिखी। 19वीं सेंचुरी के अंत में बहुत से इंडियंस भारत का इतिहास, भारत का साहित्य, भारत की सभ्यता, इनके बारे में गर्व महसूस करने लगे। ब्रिटिश ने हमेशा भारत को एक बैकवर्ड कंट्री समझा। ऐसा समझा कि इन भारतीयों को कुछ आता जाता है नहीं, इनको इतना भी नहीं मालूम कि अपने देश को चलाना कैसे है। इंडियंस को जब भारत का इतिहास पता चला, भारत की चित्रकला, वास्तुकला,
जिनको इंग्लिश में आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहते हैं, ये सब पता चला उनको। ये बात पता चली कि भारत बहुत ज़्यादा समृद्ध देश, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध देश था। भारत का साइंस, मैथ्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसॉफी कितना विकसित था, कितना रिच था हमारा भारत। इसको गोल्डन स्पैरो मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये तो ब्रिटिश ने भारत को कॉलोनी बनाया कि भारतवासी का जीवन में दुर्दशा आ गई। तो बच्चों, आज के लेसन में हमने ये देखा कैसे गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए सभी भारतवासी एक सूत्र में बंध गए थे। अपनी परंपराओं को, अपने संस्कार को पुनर्जीवित करके सब दृढ़ संकल्प हो गए थे कि ब्रिटिश रूलर्स को हमें यहाँ से निकालना है, उनके खिलाफ हमें सिर ऊंचा करके आंदोलन करना है और देश को आज़ाद करना है। तो ये था हमारा आज का लेसन, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसी के साथ हमारा ये लेसन नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट होता है। इस लेसन को हमने 7 पार्ट्स में पढ़ा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।